नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। योगी सरकार एक ऐसा आदेश कर बैठी है जिससे हजारों लाखों परिवार की जिंदगी खतरे में है। पूरी दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर तहलका मचा हुआ है, तूफान मचा हुआ है, डर मचा हुआ है। कोरोना के केस भारत में भी ना आ जाए इसके डर की वजह से सब परेशान हैं। उत्तराखंड से खबर आई है कि एक ही जगह 36 केस निकल आए हैं। ये वेरिएंट पिछली बार के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा खतरनाक है। पूरे प्रदेश में तैयारी कर रहे हैं लोग, इससे बचाव की पूरे देश में तैयारी हो रही है। लेकिन चुनाव की खातिर योगी सरकार ने फिर एक ऐसा फैसला कर लिया जिसकी जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। जिस तरह पंचायत के चुनावों में हजारों लाखों परिवार की जिंदगी खतरे में डाल दी थी सरकार ने अपने फायदे के लिए, कुछ कुछ वैसा ही काम चुनाव की खातिर फिर करने जा रही है योगी सरकार। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध आपसे। आपको लगता है ये बेखौफ चैनल है, सच बोलता है। हम सरकार से कोई विज्ञापन नहीं लेते क्योंकि सरकार का आदेश है विज्ञापन ले लो लेकिन सच मत बोलो। हमने मना कर दिया, हमने कहा सच बोलना पहली प्राथमिकता है। ये नंबर है, आपको लगता है हमें सहयोग करना चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज करिए और हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। तो मैं बात कर रहा था कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर। नया वेरिएंट आ गया और बिल्कुल भूचाल सा मच गया क्योंकि हमने पिछले दोनों लहर में देखा था कि सरकार किस हद तक नाकारा हो गई थी। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे। कोरोना की पहली लहर जब आई थी तो मैंने उस समय देखा था कि जो मजदूर आप सबने देखा था, पूरे देश ने आज़ादी के बाद से वो मंजर नहीं देखा था। एक दिन में अचानक प्रधानमंत्री आते हैं और कहते हैं कल से लॉकडाउन। जैसे बड़े साहब का फरमान हो गया, लॉकडाउन हो गया, सोचा नहीं गया कलकत्ता का मजदूर बलिया तक कैसे पहुंचेगा। और मजदूरों ने भी देखा कि ये तो नया तूफान आ रहा है, हमारे परिवार को बर्बाद कर देगा। तो वो दृश्य देख के आज भी मेरा दिल दहल जाता है। बच्चे गोदी में, सामान सिर पर, नंगे पैर, पैरों में छाले पड़ गए, खून निकल रहा है, भूखे प्यासे लोग सैकड़ों किलोमीटर चलते आ रहे हैं। मैंने 45 दिन तक मेरी सोसाइटी में खाना बना था। खाना चूंकि डर बहुत था तो खाना बांटने की जिम्मेदारी मेरी थी। मैंने 45 दिन तक रोज 1000 पैकेट और पानी बांटा था लोगों में। मैंने वो दर्द को महसूस किया। हालांकि मैं भी इसके बाद कोरोना की चपेट में आ गया। दूसरी लहर में भी मैंने इस तरह सेवा की तो दूसरी लहर में भी मैं चपेट में आया, अस्पताल में रहना पड़ा। लेकिन मैंने कहा कि ड्यूटी है, इस समय आम आदमी की मदद करनी है, गरीब की मदद करनी है, तो मैंने करी। लेकिन सरकार क्या कर रही थी उस दोनों लहर में? मेरे रिपोर्टर की जो तस्वीरें थी उन तस्वीरों ने भूचाल ला दिया था। सरकार कर रही थी मीडिया मैनेज करो। सरकार उस लहर में, पहली लहर में करोड़ों रुपए दे रही थी अखबार को, टीवी चैनलों को कि ये तस्वीरें मत दिखाओ। अकेला 4 PM ऐसा था जिसपे सरकार कंट्रोल नहीं कर पाई। डराने के लिए हमारी आर्थिक अपराध अनुसंधान से जांचें कराई गई, हमें STF से धमकवाया गया, लेकिन हम डरे नहीं, दबे नहीं। हमने सच दिखाया। हमारी फोटो BBC में, अल जजीरा में, अमेरिका में, दुबई में, हर जगह छपी। हमने बताया कि क्या हालात है, कितने खतरनाक हालात हैं, डर के रहिए। सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लाशें जल रही थी, लाइन लग गई थी, जगह नहीं थी तो दीवारें खड़ी करा दी गई, फोटो ना ले। फोटो लेने पे धमकी दी जा रही थी, मुकदमे लिखाए जा रहे थे। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं थी और इतना नाकारा तरीके से, इतना बेशर्मी भरा तरीके से प्रदेश का हेल्थ मिनिस्टर बयान दे रहा था ऑक्सीजन की कमी नहीं है। एक एक इंजेक्शन के लिए तड़प रहे थे लोग। मां के हाथों में बेटा मर रहा था, भाई के हाथों में बहन मर रही थी। वो सीन ईश्वर ना करे कभी दोबारा दिखाए। और जिस समय लोग बेतहाशा मर रहे थे उस समय सरकार के, कहते ना सत्ता खून पीती है, मैंने पहली बार सत्ता को लिटरली खून पीते हुए देखा है। क्या जरूरत थी पंचायत चुनाव कराने की? क्योंकि सरकार को लग रहा था पंचायत चुनाव कराएंगे, बम्पर बहुमत आएगा, हम कहेंगे हम फिर जीतने वाले हैं। झाड़ू लगा दी सरकार को ग्रामीणों ने। ये पहला चुनाव था पिछले 1 साल का जो सीधा जनता ने चुना, बीजेपी को झाड़ू लगा दी। पहली बार ऐसा हुआ था कि सत्ता में रहते हुए भाजपा बुरी तरह से हार गई थी। समाजवादी पार्टी बम्पर तरीके से जीत गई थी और यह ईश्वर का न्याय था जो गाल पे थप्पड़ दिया था भगवान ने कि तुम लालच कर रहे हो पंचायत चुनाव का तो तुम्हें सबक सिखाया जाए। इतनी ज्यादा बद इंतजामी पूरे देश में किसी राज्य में नहीं हुई थी जितनी उत्तर प्रदेश में है। वॉशिंगटन पोस्ट ने इतना बड़ा छोटा छापा था उत्तर प्रदेश का, लाशें फेंक दी गई गंगा में।
आदेश था चुपचाप लाशें फेंक दो। बिहार पुलिस ने स्टिंग कर दिया, बलिया बक्सर के पास में लाशें फेंकी, पुलिस खड़ी थी, पकड़ लिया और स्टिंग कर दिया। इससे ज्यादा नाकारापन कुछ हो नहीं सकता। और मैं बड़ा हैरान होता हूं, इस समय चुनावी भाषण में कहा जाता है कोरोना के बेहतर इलाज के लिए, बेहतर कार्य के लिए सरकार को सम्मानित किया गया। कौन है सम्मान करने वाले? आंखें फूट गई हैं, पट्टी बंधी हुई है। ये गंगा में फेंकी हुई लाशें बेहतर ट्रीटमेंट होता है, सम्मान लायक होता है। ये ऑक्सीजन के लिए तड़पते तड़पते लोग, मरते हुए लोग, ये सम्मान लायक होता है। नाकारा से भी कोई गंदा शब्द होता होगा ना, वो काम करके दिखाया था सरकार ने, वो फिर करने जा रही है। इतना खतरनाक वेरिएंट है। अफ्रीका में 87 लाख लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं। यूरोप में तहलका मचा हुआ है, उड़ानें कैंसिल की जा रही हैं, अपनी उड़ानें रोकी नहीं गई। पिछली बार की तरह फिर किया जा रहा है। विदेशों से लोग आ रहे हैं, रोकने की व्यवस्था नहीं की जा रही है। और उत्तर प्रदेश में आपको वैक्सीन पता है दोनों डोज कितने लोगों को लग गई? लगभग 4 से 4.5 करोड़। 4 से 4.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको दोनों डोज वैक्सीन लग गई। और आबादी कितनी? आबादी 50 करोड़, 25 करोड़ से ज्यादा, यानी डबल डोज लगेगी तो 50 करोड़ से ज्यादा डोज लगनी है। लगी कितनी है? 4 करोड़। और करोड़ों रुपए विज्ञापन में लगा दिया कि वैक्सीन लगाने में नंबर 1 देश में। कारण क्या किया? दोनों डोज लगाने वालों की संख्या कम करी और पहली डोज लगाते चले गए 12-13 करोड़ को, जिससे हम कह सके हमने 13 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा दी। वैक्सीन तो कंप्लीट तब मानी जाएगी जब दोनों डोज लग जाएं। सिर्फ 4-4.5 करोड़ को लगी है, 50 करोड़ लगनी है। 25 करोड़ को डबल डोज लगनी है, 50 करोड़ को सिंगल डोज लगनी है। सिंगल डोज 13 करोड़ को लगी है जो 50 करोड़ को लगनी है, और 25 करोड़ डबल डोज को लगी है जो 4 करोड़ लगनी है। और सबसे ज्यादा क्यों लगा दी? क्योंकि जनसंख्या में आप सबसे ज्यादा है। अगर मेघालय में 20 लाख जनसंख्या है, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, तो वहां तो डोज 40 लाख ही लगनी थी ना। वैक्सीन लगाने के परसेंटेज में देखेंगे तो यूपी सबसे खराब, सबसे निचले पायदान पे खड़ा हुआ है। और लापरवाही कोई मतलब ही नहीं है। और मैं जो वीडियो आपको बोलने जा रहा हूं, जिसके पर्पज से मैंने ये वीडियो बोलना शुरू किया, कि मैं दिल दहल गया मेरा एक आदेश देखकर। मैं आपको वो आदेश पढ़ के सुना रहा हूं और उन अफसर की कारगुजारी भी सुनाने जा रहा हूं। ये आदेश है श्री मनोज कुमार सिंह का, आप देख रहे होंगे साइड में। ये योगी जी के सबसे करीबी अफसर हैं। सिंह इज किंग इस उत्तर प्रदेश में चल रहा है, तो मनोज कुमार सिंह पे बहुत मेहरबान है सरकार। 2-2, 3-3 विभागों के अपर मुख्य सचिव हैं साहब। इतने काबिल हैं कि भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई के खिलाफ मुकदमा लगाने की अनुमति मांगती रही, जो सरकार ने नहीं दी। तो आप सोच लीजिए, जिस अफसर के खिलाफ भ्रष्टाचार के लिए सीबीआई ने अनुमति मांगी हो, ना दी जा रही हो, वो व्यक्ति इस समय योगी जी का इतना करीबी है कि वो 2-2 विभागों का, 3-3 विभागों का अपर मुख्य सचिव है। और फिर नारा लगाइए आप, यह है ईमानदार सरकार। क्या नौटंकी है भाई। आदेश पढ़िए मनोज कुमार सिंह जी का। प्रेषक मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव, सेवा में डीएम प्रयागराज। विषय ग्राम विकास से जारी होता है पत्र। प्रयागराज में दिनांक 5 दिसंबर को निम्नलिखित कार्यक्रमों में लगभग सदस्य लाभार्थी गण के साथ आयोजन व संगोष्ठी प्रस्तावित है। 5 दिसंबर को एक संगोष्ठी प्रस्तावित है। मैं इसकी कहानी आपको अभी और बताऊंगा, पहले पूरी चिट्ठी सुन लीजिए। इसमें वीसी सखी योजना के लाभार्थी, कम्युनिटी सैनिटेशन कॉम्प्लेक्स, सामुदायिक शौचालय के रखरखाव से जुड़े स्वयं सहायता समूह के सदस्य, टेक होम राशन के प्लांट का शिलान्यास, माइक्रो इंटरप्राइजेज के सदस्यों की भागीदारी, कन्या सुमंगल योजना, सामूहिक विवाहिक योजना। इस योजनाओं से जुड़े लगभग 2 से ढाई लाख महिलाएं सदस्य लाभार्थी इकट्ठे होंगे। अभी मैं आगे कहानी बताऊंगा आपको। 5 दिसंबर 2 से ढाई लाख महिलाएं इकट्ठी होंगी प्रयागराज में। कृपया उपरोक्त कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए उचित स्थल का चयन कर लें। स्टेज, मंच, साउंड सिस्टम, कुर्सी की व्यवस्था के लिए कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार हायर कर ले। रुपया ग्राम विकास या कुछ और दे देगा। चूंकि पूरे प्रदेश भर से स्वयं सहायता समूह के सदस्यगण और लाभार्थियों को इकट्ठा होना है। एक दिन पहले आना पड़ेगा। इन सब के लिए रुकने, ठहरने, खाने की व्यवस्था कर दी जाए। कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह के सदस्यों और लाभार्थियों को लाने जाने की व्यवस्था संबंधित विभाग से की जाएगी। ज्यादा से ज्यादा प्रतिभागियों को
कार्यक्रम में लेना है। कार्यक्रम 1 बजे से 3 बजे के बीच प्रस्तावित किया जा रहा है। 2 से 2.5 लाख महिलाएं आएंगी कार्यक्रम में। प्रदेश भर के जो सरकारी स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं उनकी महिलाएं आएंगी। घर में छोटे बच्चे होंगे, परिवार के अन्य सदस्य होंगे। ठंड के दिन में 2 से 2.5 लाख लोग 5 दिसंबर को प्रयागराज पहुंचेंगे। अब आप कहेंगे सरकार करने क्या जा रही है, कौन सा ऐसा आयोजन करने जा रही है जिसके लिए पूरे प्रदेश भर के स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बच्चे छोड़ के या बच्चे साथ में लेके, और वो भी तब जब कोरोना वेरिएंट का डर है। आज डीएम लखनऊ हैं अभिषेक प्रकाश, वो गए एयरपोर्ट पे मीटिंग करी, कहा एक एक व्यक्ति को लैब से देखिए, चेक करिए, आरटीपीसीआर कराइए, कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, 2 भी केस आ गए तो बवाल हो जाएगा, फैल के रोक नहीं पाएंगे। WHO लगातार कह रहा है भीड़ मत करिएगा, मास्क पहनिए, दूरी बना के रखिए। कोरोना का खतरा सिर्फ मंडरा रहा है, पहले से कई गुना भयंकर संक्रमित होकर आ रहा है। अगर ये वेरिएंट आ जाता है तो मरने वालों की संख्या यूरोप में तबाही मचा चुकी है। हम क्या कर रहे हैं, हम 2 से 2.5 लाख महिलाएं इकट्ठा कर रहे हैं 5 दिसंबर को प्रयागराज में। पता है क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ उस दिन प्रयागराज में एक सभा करने जा रहे हैं। यह सब प्रोग्राम है। इसे कहते हैं लाशों के ढेर पर राजनीति करना। इसे कहते हैं चुनाव के खातिर लोगों की गर्दन कटवा देना, उनको मार देना। जिस समय पूरी दुनिया के लोग कह रहे हैं सामूहिक जगहों पे जाने से बचिए, कड़ाई करिए, प्रतिबंध लगाइए, WHO कह रहा है, भारत सरकार कह रही है, वहां पे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए प्रदेश भर में सरकारी फंड से 2 से 2.5 लाख महिलाएं इकट्ठे की जा रही हैं। कारण प्रधानमंत्री की सभाओं में कुर्सियां खाली जा रही हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में मनरेगा के मजदूर बुलाए गए थे। ये वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह जी ने खुद देखा, कहा, बताया। मनरेगा के मजदूर लगा के करोड़ों रुपए की बसें इकट्ठे करा के प्रधानमंत्री की रैलियां में कुर्सी नहीं भर पा रही हैं। मंत्री और मुख्यमंत्री की सभाओं में कुर्सियों के वीडियो वायरल होने खाली पड़ी हैं। तो क्या किया जा रहा है? तो प्रदेश भर से 2-2.5 लाख महिलाएं इकट्ठी की जा रही हैं। फोटो आदेश आप देख रहे हैं, बराबर में चल रहा है। ये तानाशाही, ये हिटलरशाही का सबसे बड़ा नमूना है। ये इस बात का नमूना है कि यह मौजूदा सरकार आपकी जान की परवाह नहीं करती। ये इस बात का नमूना है कि मौजूदा सरकार को आपके और आपके परिवार के बच्चों की परवाह नहीं है। ये इस बात का नमूना है कि मौजूदा सरकार चाहती है कि चाहे कोरोना फैले, चाहे कोई मरे, लेकिन हमारे प्रोग्राम में, हमारी रैली में भीड़ दिखाई दे। ये इस बात का नमूना है कि सरकार अपनी भीड़, अपनी रैलियों की भीड़, अपनी कुर्सियां आपकी जिंदगी से भरना चाहती है। इतना खराब सरकार का रवैया देखा है आपने? बंगाल का चुनाव याद है? कोरोना पीक पे था, हमारे प्रधानमंत्री कह रहे दीदी ओ दीदी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पंचायत चुनाव कराने में व्यस्त थे। इतने पुलिस वाले मरे हैं, इतने टीचर मरे हैं, अभी तक उनके परिवार को सहायता नहीं मिल पाई है। कितने संवेदनहीन है ये नेता। बहुत खराब बोलने जा रहा हूं, नहीं बोलना चाहिए, मुझे माफ कीजिएगा। कोरोना काल में मुझसे दर्जनों लोगों ने यह कहा कि इन नेताओं के बच्चे नहीं है, परिवार नहीं है, इसलिए इनको दर्द नहीं पता, परिवार का दर्द क्या होता है। बहुत खराब बात है, क्षमा मांगता हूं, मुझे नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन बच्चों का दर्द और परिवार का दर्द आदमी को संवेदनशील बनाता है। उसकी संवेदनशीलता समाज के लिए और परिवार के लिए होती है। यह आदेश बता रहे हैं कि आपके अंदर संवेदनहीनता बन गई है, आप संवेदनशीलता खत्म कर चुके हैं। कैसे आदेश कर सकते हैं आप जाड़ों की रात में प्रधानमंत्री की रैली को भीड़ भरने के लिए 5 दिसंबर को 2 से 2.5 लाख महिलाएं पहुंच जाएं? आप टीवी चैनल पर दिखाएं कि प्रदेश भर की महिलाएं दीवानी हो गई हैं आपकी। झाड़ू लग रही है गांव में, झाड़ू, आपके इन्हीं कर्मों की वजह से। जाके देखिए पिछड़ी जातियां आपको कितना सम्मान दे रही हैं। जाके देखिए जानवर खेत चढ़ जा रहे हैं, आपका क्या हाल हो रहा है। आप कल्पना नहीं कर रहे हैं, आपके खेल पे हैं। आपका जिन्ना हिंदू मुसलमान नहीं चल रहा, आप चिल्लाते रहिए जिन्ना जिन्ना जिन्ना, चिल्लाते रहिए हिंदू मुसलमान, चिल्लाते रहिए दंगे हो गए थे और गोली चल गई थी राम भक्तों पर। पता है सरकार को, सबको पता है कि आप ये नौटंकी कर रहे हैं। आप इस समय, जिस समय कोरोना का ऐसा खौफनाक है, आप
सोच भी कैसे सकते हैं आप, हिम्मत भी कैसे कर सकते हैं 2 से 2.5 लाख महिलाओं को प्रयागराज में इकट्ठा करने की। गजब है, आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, आपकी निरंकुशता की दाद देनी पड़ेगी, आपकी हिटलरशाही की दाद देनी पड़ेगी, और आपकी इस बात के लिए दाद देनी पड़ेगी कि आप इन सबको कहने के लिए मंच पर हिम्मत रख सकते हैं, अभी भी इतने बुरे हालात आपके खिलाफ होने के बाद भी। जरा सी भी नैतिकता बची है तो मनोज कुमार सिंह को कल निलंबित करिए ऐसे आदेश करने के लिए, निकलवाइए वो सीबीआई ने कौन सी भ्रष्टाचार की चार्जशीट भेजी थी। जनता को पता चलना चाहिए जिस सीबीआई ने जिस भ्रष्ट अफसर के लिए चार्जशीट बनाई थी, आपने उसको 3 विभागों का इंपॉर्टेंट विभाग दे दिया। वार ईमानदार सरकार। फिर लोग कहते हैं आप एक सजातीय होने का फायदा उठाते हैं, सजातीय लोगों को महत्वपूर्ण पोस्ट पर देखते हैं तो आप उन पर मुकदमा करा देते हैं। और क्या सबूत चाहिए आपको? मैं सच बोलूंगा तो आप ईओडब्ल्यू जांच कराएंगे मेरी, एसटीएफ से मुझे धमकी दिलाएंगे, 1000 बार कराइए, गोली मरवा दीजिए, जहर भी दे दीजिए, जेल भिजवा दीजिए, लेकिन आप सोचेंगे आप ऐसा आदेश करेंगे इस प्रदेश की जनता को मरने के लिए छोड़ देंगे? मैं बोलूंगा नहीं, डंके की चोट पर बोलूंगा। आप वापस लीजिए तत्काल आदेश, प्रयागराज की रैली को स्थगित करिए। चुनाव होता पहले भी होते थे, बाद में भी होंगे, बहुत अच्छे परिणाम नहीं आ रहे आपके इन कर्मों के चक्कर में। आपके पास आपके जो अस्पताल बने हैं जिनका उद्घाटन आपने प्रधानमंत्री ने करा दिया, शुरू नहीं हो पाए हैं। आपके आधे भी ऑक्सीजन प्लांट काम नहीं कर रहे हैं, बेड है नहीं, वेंटिलेटर की कमियां हैं। आप रैली में करोड़ों रुपए फूंक रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। हम लोग बारूद के ढेर पे बड़े, एक वेरिएंट का एक पेशेंट बम लेकर आएगा, उसकी चिंता करिए। आप प्रयागराज की रैली में इन 2.5 लाख लोगों को बुलाना बंद करिए, वापस लीजिए। इस तरह के आदेश देने वाले अफसरों को साइड में करिए, सदस्य राजस्व परिषद बनाइए। मुझे यकीन है आप ऐसा जरूर करेंगे अगर आप जनता का दर्द समझ रहे होंगे। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। अगर आपको लगता है मैं सच बोलता हूं, सच का साथ देता हूं, तो जरूर सब्सक्राइब करिए, दोस्तों से कहिए, यही वो चैनल है जो सच और सिर्फ सच बोलता है। थैंक यू।